हेलो भाई, तो चलो वन वर्ड को हम आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हमने 100 तक पढ़ लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे 101 से। और नियम वही है पहले वाला है कि आपको पहले आंसर खुद से गेस करना है और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए 3 ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ में वो भी आपको याद करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किडनी बीन्स वर बॉइल्ड क्विकली, यानी कि जो राजमा था वो जल्दी से उबलने लगा जैसे निशा ने उसके अंदर ऐड किया। क्या ऐड किया? एक ऐसा सब्सटेंस यानी कि पदार्थ ऐड किया दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। स्पीड अप का मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। जो रिएक्शन की एक नॉर्मल स्पीड होती है उस नॉर्मल स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब जैसे ही आप वो सब्सटेंस ऐड करोगे तो जो रिएक्शन होने की स्पीड है वो बढ़ जाती है, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन इटसेल्फ, लेकिन उसके ऊपर उस रिएक्शन का असर नहीं होता, तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन और अ थिंग दैट कॉजेस चेंज, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो किसी बदलाव को लेके आए। जैसे मैंने भी बताया ना कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आप इस सब्सटेंस को डाल देते हो, किसी भी कैटलिस्ट को, किसी भी प्रकार का कोई कैटलिस्ट हो, तो वो क्या करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा और उसमें क्या लेके आएगा? चेंजेस लेके आएगा। क्या लेके आएगा? चेंजेस लेके आएगा। या फिर सिंपल, अ सब्सटेंस दैट मेक अ केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर, जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, उसकी स्पीड को फास्ट कर देता है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन एंड अंडरगोज अ चेंज। रिएक्टेंट का मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो किसी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ की वजह से ही रिएक्शन होता है। अगर वो नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अब मान लो एक ही केमिकल है, तो जब तक उसमें दूसरा केमिकल या दूसरा पदार्थ नहीं डालोगे तब तक रिएक्शन कैसे होगा? मेरी बात को समझे, जब तक कोई दूसरा पदार्थ उस केमिकल के अंदर नहीं डालोगे तब तक रिएक्शन कैसे दिखेगा आपको? अगर एक सिंपल केमिकल रखा हुआ है एक उसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। आप उसके अंदर एक सब्सटेंस कोई डालोगे जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो वो जो चीज आपने डाली जिसकी वजह से वो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, उस चीज को पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं कि वो एक रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट करवा रहा है। जो क्या कर रहा है? रिएक्ट करवा रहा है। और जो उस रिएक्शन को फास्ट कर दे उसे क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो होता है ना, एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में होता है, आपको पता है हमारे पेट में भी होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का कैटलिस्ट है। जो एंजाइम है ना, ये भी एक तरह का क्या है? कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट होता है, साइंस अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको पता होगा। एंजाइम भी एक प्रकार का कैटलिस्ट है, क्योंकि वो भी क्या करता है, हमारे पेट में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्पीड को फास्ट कर देता है। खाने को पचाने में क्या करता है, उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो स्पीड है खाने को पचाने की, उसको बढ़ा देता है। अगर आपके पेट में एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो आपका खाना जल्दी नहीं पचेगा, आपको गैस बनने लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एंजाइम्स क्या कर रहा है, हमारे पेट में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा दे रहा है ताकि खाना हमारा जल्दी पच जाए। एक तरह का प्रोटीन होता है ये। ठीक है, तो अ कैटलिस्ट दैट रेगुलेट्स द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसान चाहे जानवर जितने भी होते हैं, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी रेट को ये रेगुलेट करता है, कि मतलब किस स्पीड से वो रिएक्शन होगा उसको नियमित कौन करता है? ये एंजाइम करता है। आया समझ में? एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है। सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कोई भी घुलनशील पदार्थ। जैसे नमक क्या है? सोल्यूट है। नमक सोल्यूट है। सोल्यूट क्यों है? क्योंकि सोल्यूट का मतलब है अ सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ दैट इज डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड का मतलब क्या है? डिसॉल्व का मतलब होता है घुल जाना, जो घुल जाता है इन अ सॉल्वेंट। कोई ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में, खास करके लिक्विड में क्या होता है, घुल जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और उन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है। आ रहा है समझ में? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, जो किसी चीज में डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, एज आई वॉक्ड थ्रू द ओल्ड टाउन आई कुडंट हेल्प बट फील अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इमोशनल। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इमोशनल। और सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा। लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है? इच्छा। मतलब आपके मन में अगर अचानक से इच्छा पैदा हो जाए और थोड़ा सा इमोशनल आप हो जाओ, किस चीज को लेकर? फॉर द सिंपलर टाइम्स ऑफ माई चाइल्डहुड, या फिर कह सकते हो ओल्ड टाइम्स। मतलब अपने पुराने दिनों को लेकर या अपने बचपन को लेकर जब अचानक से आपके मन में ना इमोशनल वाली फीलिंग आ जाए और आप ऐसा फील करने लग जाओ, आपके अंदर ऐसी इच्छा जागने लग जाए कि काश यार वो समय फिर से आ जाए, काश मैं अपने बचपन में चला जाऊं। होता है ना, कभी कभी हम लोग याद करते हैं। तो जो सेंटिमेंटल लॉन्गिंग हमारे मन में पैदा होती है, जो इमोशनल इच्छाएं हमारे मन में पैदा होती है पास्ट के समय को लेकर या बचपन को लेकर, तो उस इच्छा को या उस इमोशन को अगर एक वर्ड में बोलना चाहें तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? नॉस्टैल्जिया।
ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। नॉस्टैल्जिया एक इमोशन है, ऐसा इमोशन जिसमें आप अपने पास्ट के डेज को, अपने बचपन को याद करते हो, ठीक है, और आपको इच्छा होती है कि काश मैं उन दिनों में वापस चला जाऊं। अफेक्शन, होम सिकनेस और इनर्शिया का क्या मतलब है? अफेक्शन का मतलब तो सिंपल है, लगाव। लगाव किसी चीज से भी हो सकता है, किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। अफेक्शन, अ जेंटल फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब वही किसी को पसंद करना, या फिर वही बात है लाइकिंग। किसी के प्रति, इंसान हो चाहे जानवर, उसके प्रति जब आपके मन में लगाव वाली फीलिंग होती है, प्यार वाली फीलिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अफेक्शन। क्या बोलते हैं? अफेक्शन। होम सिकनेस, जब आप घर से दूर होते हो, जॉब के पर्पज से, है ना, या किसी और पर्पज से घर से दूर होते हो, तो उस समय आपको अपने घर की बहुत याद आती है। आपका मन करता है कि जल्दी से जल्दी मैं घर चला जाऊं, यहां से निकलूं, फटाफट से घर जाऊं। तो वो जो आपके मन के अंदर इमोशन पैदा हो रहा है, वो जो फीलिंग पैदा हो रही है, उसको एक वर्ड में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? होम सिकनेस। अ फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग, मतलब एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको इच्छा हो रही है फॉर वंस होम, अपने घर जाने की, फॉर वंस होम, घर जाने की। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम इट, जब आप घर से क्या हो? एब्सेंट हो, जब आप घर पे मौजूद नहीं हो, तो आपके मन में इच्छा पैदा हो रही है कि कब मैं जल्दी घर जाऊं, तो उस इच्छा को, उस प्रबल इच्छा को क्या बोलते हैं? होम सिकनेस। इनर्शिया, टेंडेंसी टू रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्वता। इसका क्या मतलब है? टू रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब एक ही अवस्था में रहना, अपने रूप को ना बदलना, अपने मोशन को ना बदलना, मतलब क्या रहना? शांत अवस्था में रहना, स्थिर। रेस्ट का मतलब क्या है? स्थिर अवस्था में रहना, उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है। टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी का मतलब होता है ना, जैसे कि नेचर कह सकते हो। टेंडेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है? नेचर। मतलब किसी भी चीज का एक नेचर होता है, और अगर किसी भी चीज का ऐसा नेचर है कि वो अपने रूप को नहीं बदलता, वो अपने मोशन को नहीं बदलता, वो क्या रहता है? इन द सेम स्टेट, वो उसी स्टेट में रहता है जैसा वो है, क्या? बिल्कुल शांत। तो ऐसा जो टेंडेंसी होता है, ऐसा जो किसी पदार्थ का नेचर होता है, उस नेचर को, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है। साइंस में आपने पढ़ा होगा इनर्शिया। कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, मतलब बहुत सारा, या तो रिटन टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब कोई भी लिखित चीज, ठीक है, या फिर स्पोकन टेक्स्ट है, मतलब किसी ने बोला था और आपने क्या कर लिया? उसको रिकॉर्ड कर लिया किसी चीज में। तो ऐसा जब आप कलेक्शन कर लेते हो, जैसे कोई एक ही राइटर है, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो उन सबको आपने एक जगह कलेक्ट कर लिया, है ना, या कोई एक ही ऑथर है, कोई एक ही पोएट है, उसने बहुत सारी चीजें लिखी हैं और एक जगह पर एकत्रित आपने कर लिया, तो वो जो कलेक्शन बनता है एक ही जगह पे, कई सारे राइटिंग्स का, कई सारे टेक्स्ट का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बैंक, डिक्शनरी, कॉर्पस या सरका, क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड कॉर्पस, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस। समझ में आया? कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, जो रिटन या स्पोकन में टेक्स्ट होते हैं, जिनको आप बहुत सारा क्या करते हो? कलेक्ट कर लेते हो। एक ही पोएट या ऑथर या राइटर के द्वारा लिखा गया कुछ होता है, आपने उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। चाहे आप फिजिकल फॉर्म में कर लो, चाहे आप कंप्यूटर के फॉर्म में कर लो, मतलब कंप्यूटर में उसकी फॉर्म में, मेमोरी की फॉर्म में कर लो आप चाहे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस। डेटा बैंक का मतलब है अ लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सर्च्ड थ्रू क्विकली, स्पेशली बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर में जब आप बहुत सारा क्या करते हो? कलेक्शन कर लेते हो डेटा का या इंफॉर्मेशन का, तो उसी को बोलते हैं डेटा बैंक। क्या बोलते हैं? डेटा बैंक। आपने अपने कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, और जब चाहे आप उसको सर्च कर सकते हो कि हाँ मुझे पर्टिकुलर इस व्यक्ति के बारे में जानना है, इस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पास 1 लाख व्यक्तियों का डेटा है, तो वो जो डेटा आपने कलेक्ट कर रखा है, उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डेटा बैंक। डिक्शनरी आपको पता है शब्दों का समूह होता है, अल्फाबेट ऑर्डर में लगा होता है। अ बुक दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा होता है, एंड एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग, और साथ साथ में उनकी मीनिंग भी उसमें एक्सप्लेन की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। सरका, सरका का मतलब होता है लगभग। सरका का मतलब क्या होता है? लगभग। क्लियर? सरका का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग। A particular form of a language which is peculiar to a specific, peculiar का मतलब क्या है? peculiar का मतलब अजीब, ठीक है, या अननोन कह सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर कोई भाषा जो किसी खास क्षेत्र में बोली जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं बोली जाती, और कहीं पे आप उसको बोलोगे तो आपको क्या लगेगा? अजीब लगेगा। नहीं समझे भाई? कोई पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर प्रजाति के लोग हैं, ठीक है, तो अपने क्षेत्र में वो एक पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केवल उन्हीं को समझ में आ रहा है, इसके अलावा किसी को समझ में नहीं आ रहा, बाकी सबके लिए वो क्या है? भाषा अननोन है, पेक्यूलियर है, ठीक है। लिखा है ना, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, मतलब एक पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज होती है विच इज पेक्यूलियर टू अ स्पेसिफिक रीजन, जो मतलब क्या है? बाकी किसी रीजन के लिए, क्षेत्र के लिए या लोगों के लिए क्या है? पेक्यूलियर, यानी कि अनजान है या अजनबी है या अजीब है, और किसी को क्योंकि समझ में आएगा ही नहीं। तो ऐसी किसी भाषा को क्या बोलते हैं? सिंगुलर, स्लैंग, डायलेक्ट या रेफरेंडम। तो बहुत ही प्यारा वर्ड है डायलेक्ट।
डायलेक्ट का मतलब किसी एक क्षेत्र की विशिष्ट भाषा जो होती है उसको बोलते हैं डायलेक्ट। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। आ रहा है समझ में? बाकियों का क्या मीनिंग है? सिंगुलर आपको पता है, रेफरिंग टू जस्ट वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर मतलब एक वचन यानी कि अकेला कोई वस्तु या व्यक्ति। स्लैंग का मतलब होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज, मतलब एक इनफॉर्मल लैंग्वेज। एंड वोकैबुलरी या फिर इनफॉर्मल लैंग्वेज या ऐसी वोकैबुलरी दैट इज कॉमनली यूज्ड इन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स, जो किसी एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के अंदर यूज किया जाता है, बाकियों के लिए वो क्या होता है? अजीब होता है। ये भी सेम ही है कि बाकियों के लिए थोड़ा सा अजीब होता है, और असल में वो उस सोसाइटी के लिए भी अजीब है, क्योंकि उस सोसाइटी के लिए वो भाषा जो है इनफॉर्मल है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं जो रियल में कहीं पर नहीं है, रियल में कुछ है ही नहीं, लेकिन लोगों ने बना दिया। जुगाड़। अब आप मुझे बताओ जुगाड़ का क्या मतलब है? जुगाड़ कितने तरीके से लोग यूज करते हैं, है ना? तो रियल में कोई वर्ड तो नहीं है, यानी कि एक इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गया, एक इनफॉर्मल वोकैबुलरी। क्योंकि फॉर्मल क्या होता है? जो बना हुआ है। जैसे अगर मैं पंखे को पंखा बोल रहा हूं तो ये फॉर्मल है, क्योंकि पंखे को सब पंखा ही बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो मैंने बोला जुगाड़, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द आसपास आपको लोग यूज करते हुए आपको दिख जाएंगे। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल वोकैबुलरी है, जो हमारे समाज वालों को समझ में तो आ रही है, समझ में तो आ रही है, लेकिन हमारे समाज के लिए फॉर्मल नहीं है वो, यानी कि वो कोई सच में कोई ऐसा शब्द है ही नहीं असल में। ठीक है, तो कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज हो, वोकैबुलरी हो दैट इज कॉमनली यूज्ड इन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स, जो कॉमनली यूज किया जाता है किसी किसी ग्रुप में, लेकिन वो सही नहीं है, वो इनफॉर्मल होता है। क्या होता है? वो इनफॉर्मल होता है। आ रहा है समझ में? हाँ कि ना? जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, ही इज माई कजन ब्रदर, शी इज माई कजन सिस्टर। तो जब आपने कजन बोल दिया तो आपको ब्रदर और सिस्टर लगाने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन लोग यूज करते हैं ना, तो ये भी एक स्लैंग है। ये भी क्या? एक स्लैंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्लैंग का क्या मतलब होता है? जो इनफॉर्मल होता है, जो रियल में नहीं होता, बस लोगों ने बना दिया है और लोग उसको यूज कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, काम चल रहा है, तो वो स्लैंग है। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली देखोगे या फॉर्मल तरीके से देखोगे तो वो गलत होता है। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है? अ वोट, एक तरह का वोट होता है ये। रेफरेंडम का मतलब एक तरह का चुनाव होता है, इन विच ऑल द पीपल इन अ कंट्री, एक कंट्री के जितने भी लोग होते हैं, गिव देयर ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन देते हैं अबाउट एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल क्वेश्चन। कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या सोशल क्वेश्चन जो है उनके सामने रखा जाता है और सब लोग अपना ओपिनियन देते हैं, या तो हाँ में या तो ना में। मेरी बात को समझे? मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। ये वाला वोटिंग जो होता है इसको फ्रेंचाइज कहते हैं। आप जानते हो कि मतलब मुझे तीनों में से किसी एक को अपना शासक चुनना है, तो फ्रेंचाइज होता है। यहां पर आपके सामने एक मत रखा जा रहा है, आपके सामने एक मत रखा जा रहा है, आपको या तो उसके लिए यस बोलना है या तो आपके लिए उसके लिए नो बोलना है। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, या तो आप हाँ बोलो या ना बोलो। अगर हाँ वाले ज्यादा हुए तो वो चीज रिलीज की जाएगी, ना वाले ज्यादा हुए तो वो चीज वापस से क्या कर ली जाएगी? विड्रॉ कर ली जाएगी। समझे? तो ये जो वोटिंग का सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं रेफरेंडम। रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रेफरेंडम्स कराए जाते थे, जब वहां पर लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनने की बात होती थी तो रेफरेंडम्स होते थे, लोगों को बुला लिया जाता था दरबार में और पूछा जाता था कि बताओ तुम्हारा क्या मत है इस बारे में। तो रेफरेंडम्स होते थे, वो ओपन वोटिंग नहीं होती थी। ठीक है, अ वोट इन विच ऑल पीपल इन अ कंट्री गिव देयर ओपिनियन, अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई मेरा ओपिनियन हाँ है ना है, बस ओपिनियन देते हैं अपना, एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल क्वेश्चन। द म्यूजियम्स आर्किव, आर्किव का क्या मतलब होता है? आपके फोन के अंदर भी आर्किव होता है। जैसे आप किसी चैट को आर्किव कर देते हो, व्हाट्सएप में ऑप्शन होता है कि आप किसी भी एक चैट को आर्किव कर सकते हो, अपने माँ बाप से छुपा सकते हो, फैमिली से छुपा सकते हो। तो आर्किव का मतलब वो चीज क्या हो जाएगा? छुप जाएगा, सेफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आर्किव का क्या मतलब है? अ कलेक्शन ऑफ एसेज नहीं, अ रूम टू स्टोर लॉट्स ऑफ बुक्स नहीं, अ रूम टू स्टोर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, या अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। क्या आंसर है इसका? आर्किव का क्या मतलब है? आर्किव का मतलब है ये, जहां पर बहुत सारे जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और रिकॉर्ड्स होते हैं उनको संभाल कर रखा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, ठीक है, जहां पर बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को संभाल के और छुपा के रखा जाता है, ऐसी किसी जगह को बोलते हैं आर्किव। क्या बोलते हैं? आर्किव। ठीक है, याद रखोगे। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, कि मानवों का एवोल्यूशन कैसे हुआ। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब कि पहले कैसे मानव थे। लोग कहते हैं कि बंदर थे, उसके बाद धीरे 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 वो दो पैर पे आ गए, फिर धीरे धीरे करके उनकी बॉडी थोड़ी सी सीधी होने लग गई, रीढ़ की हड्डी सीधी होने लग गई, फिर धीरे धीरे करके वो लोग शिकार छोड़कर खेती बाड़ी करने लगे। मतलब इनका एवोल्यूशन हुआ है। तो मानवों का जो एवोल्यूशन हुआ है, मानव जाति का जो क्या हुआ है? विकास हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब यहां पर कह सकते हो विकास या प्रगति। ठीक है, जो उनका विकास हुआ है उसका अध्ययन करने वाले भी बहुत लोग होते हैं कि कैसे विकास हुआ है, पहले कैसे थे, फिर धीरे धीरे कैसे एवोल्यूट करते गए वो लोग। तो इसका जो अध्ययन होता है
देखो आपको मैंने बताया था एंथ्रोपोस का मतलब होता है मानव, तो अगर किसी के अंदर एंथ्रोपोस दिख जाए तो वही आंसर होगा, क्योंकि मानव जाति की बात हो रही है। तो कितना आसान हो गया याद करना, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना। बताया था मैंने एंथ्रोपोस का मतलब होता है मानव, और लोगोस का मतलब क्या होता है स्टडी, और आईएसटी लगने का मतलब व्यक्ति, यानी कि जो मानवों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कि मानव जाति का एवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसका अध्ययन किया जाता है। एनार्किस्ट, एमेच्योर और एंटागोनिस्ट, ये दोनों वर्ड पहले भी आ चुके हैं पिछली क्लासेस में। एमेच्योर कौन होता है? कल 2 बार आया था ये, जो किसी भी काम को प्रोफेशनली नहीं करता, किसी भी काम को बस क्या करता है, टाइम पास के लिए करता है, मनोरंजन के लिए करता है, प्रोफेशनली नहीं करता, एंटरटेनमेंट के लिए करता है बस। और एनार्किस्ट कौन होता है? अराजकतावादी, जो चाहता है कि देश के अंदर लॉ ऑर्डर ना हो, जो चाहता है कि देश के अंदर किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना हो। और जब आपको पता है देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी, हिंसा फैल जाएगी, है ना। एनार्किस्ट होता है वन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, जो मानता है कि भैया लॉज और गवर्नमेंट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो गलत है, गलत सोच है, हमें आवश्यकता तो है। तो इस विचारधारा को क्या बोलते हैं? एनार्की। ये जो विचारधारा होती है ना ऐसे लोगों की, इस विचारधारा को बोलते हैं एनार्की, और ऐसे लोगों को बोलते हैं एनार्किस्ट। एमेच्योर वन हु एंगेजेस इन अ हॉबी और एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन, किसी भी काम में शामिल होता है लेकिन फॉर प्लेजर, केवल प्लेजर के लिए, हंसी खुशी के लिए, प्रोफेशनली नहीं करता वो। एंटागोनिस्ट मैंने कल भी बताया था, जहां पर भी एंटी या एंटा आ जाए इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। याद है एंटीडोट बताया था, याद आया कि नहीं आया? एंटागोनिस्ट वन हु अपोजेस, जो विरोध करता है, और कंपीट्स विद अनदर, एक व्यक्ति जो किसी और का विरोध करता है या किसी और से क्या करता है? कंपीट करता है। एंटागनिस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गुंडा भी कहते हैं। जैसे फिल्मों के अंदर एक तो होता है हीरो, एक होता है गुंडा, है ना, होता है ना, जो हमारा बचपन से कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं। रियल मीनिंग में हीरो का कुछ और होता है। तो हीरो जो होता है उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट, जो हीरो होता है उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटागोनिस्ट। और जो गुंडा होता है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्लियर है? जो अगेंस्ट है, एंटागोनिस्ट जो क्या है? अगेंस्ट है। समझ गए? समथिंग टू बी इजिली कैरिड और मूव्ड, समथिंग टू बी इजिली कैरिड और, कोई ऐसी चीज जिसको आप इजिली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, मतलब कहीं भी कैरी कर सकते हो, हाथ में उठाया चल दिए, कैरी कर लिए, इजी है ना, या कहीं भी आराम से मूव कर सकते हो, मतलब भारी भरकम नहीं है, छोटा सा है और कहीं भी ले जा सकते हो। तो ऐसे किसी भी चीज को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। ठीक है। पोर्टर मतलब कौन होता है? पोर्टर मतलब कौन होता है? कूली। पोर्टर मतलब जो आपका सामान उठाता है, जो आपके सामान को पोर्ट करता है। पोर्ट का मतलब क्या होता है? उठाकर कहीं और ले जाना। तो उसी पोर्ट से क्या बना? पोर्टेबल। जो पोर्ट करने के लायक है, जो उठा लेने के लायक है, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। अगर इसी की जगह मैं आपको दे दूं पोर्टेबल, आर हटा दूं मैं, क्या दे दूं मैं? पोर्टेबल, तो इसका मतलब हो जाता है पीने योग्य। क्या हो जाता है? पीने योग्य। जैसे बोलते हैं ना पोर्टेबल वाटर, यानी कि पीने योग्य पानी। ठीक है। रोबस्ट पहले भी आ चुका है, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। स्टेगनेंट का मतलब एक ही जगह पर रुका हुआ, स्थिर, है ना। और फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? टूटने योग्य। रोबिस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि मजबूत और स्वस्थ। स्टेगनेंट का मतलब है किसी भी लिक्विड के लिए, हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। जैसे कोई तालाब है जिसका पानी रुका हुआ है तो क्या बोलेंगे? स्टेगनेंट वाटर। क्या बोलेंगे? स्टेगनेंट वाटर। नॉट फ्लोइंग मतलब जो बह नहीं रहा, जो फ्लो नहीं कर रहा, रुका हुआ है, या फिर जो मूव नहीं कर रहा। एंड ऑफन स्मेलिंग अनप्लेजेंट, और जाहिर सी बात है रुका हुआ पानी जो होगा उसमें से बदबू आएगी। किसी ऐसे तालाब या झील के पास चले जाओ जिसका पानी बहुत समय से रुका हुआ है तो उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है ना। तो ऐसे किसी भी चीज को क्या बोलते हैं? स्टेगनेंट। क्या बोलते हैं? स्टेगनेंट। और क्लियर? फ्रेजाइल का मतलब क्या है? इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, कोई ऐसी चीज जो जल्दी टूट सकती है या जो जल्दी डैमेज हो सकती है। जैसे कांच का गिलास है ना, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर टीवी, फ्रिज या कांच का कोई सामान ले जाया जाता है, उसके ऊपर क्या लिखा, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? हैंडल केयरफुली। क्या लिखा रहता है? हैंडल केयरफुली। और बड़ा बड़ा लिखा रहता है फ्रेजाइल। क्या लिखा रहता है? फ्रेजाइल। ठीक है। फ्रेजाइल मतलब क्या है? टूटने योग्य। इसका एक सिनोनियम होता है ब्रिटल। इसका एक सिनोनियम होता है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भी सेम होता है टूटने योग्य या जल्दी से डैमेज होने के योग्य। ठीक है। फ्रेजाइल। ठीक है मेरे भाई। एन इमेजिन्ड प्लेस मतलब एक इमेजनरी प्लेस, वास्तव में तो नहीं होता, इमेजनरी प्लेस होता है। और स्टेट या ऐसी अवस्था, ऐसी कोई जगह या ऐसी आपके मन में एक अवस्था पैदा हो गई है, इमेजनरी है, ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। मतलब आप इमेजिन करते हो कि काश कोई ऐसी जगह हो जहां पे सब कुछ परफेक्ट हो, कोई क्राइम ना हो, कोई करप्शन ना हो, सब लोग एक दूसरे का भला चाहें, तो इमेजनरी प्लेस है। आज के ज़माने में तो ऐसी दुनिया आपको मिलेगी नहीं, ऐसी जगह आपको मिलेगी नहीं।
या फिर चाहते हो कि काश मेरी अवस्था ऐसी हो जाए कि मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। तो ये जो स्टेट आप अपना क्या कर रहे हो, मान रहे हो, ये भी इमेजनरी है। तो कोई इमेजनरी प्लेस या इमेजनरी स्टेट जहाँ पे सब कुछ क्या हो, परफेक्ट हो, कुछ भी कमी ना हो, कुछ भी कमी ना हो, तो किसी ऐसे प्लेस को या किसी ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया। क्या बोलते हैं, यूटोपिया। बोलो हाँ कि ना। ठीक है। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बौना। क्रोनोलॉजी का मतलब कल बताया था, जो समय के अनुसार होता है। क्या होता है, समय के अनुसार। क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम, क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम। ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल का मतलब कालक्रम के अनुसार, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। दिल्ली सल्तनत में इन सारे वंश ने क्या किया था, शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में इन सारे वंश ने एक एक करके शासन किया था। सबसे पहले शासन किया गुलाम वंश ने, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, फिर आया लोदी, और लोदी के बाद आपको पता मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। तो ये जो मैंने शासकों के बारे में आपको बताया, जितनी भी मैंने आपको डायनेस्टीज के बारे में बताया, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल है। क्या है ये, क्रोनोलॉजिकल है। क्या है ये, क्रोनोलॉजिकल, यानी कि समय के अनुसार। मतलब जो पहले था वो पहले लिखा, जो बाद में था जो बाद में, जो बाद में था ऐसे करके। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो वो क्रोनोलॉजिकल नहीं होगा। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम के अनुसार, समय के अनुसार। समझ में आ रहा है, सुना होगा ना आपने कि क्रोनोलॉजी को समझिए, मतलब ऐसा हुआ, उसके बाद ये हो गया, उसके जस्ट बाद उसने रिजाइन दे दिया, उसके जस्ट बाद वापस इसने बोला कि मेरे को पार्टी ज्वाइन करनी है। तो आप क्रोनोलॉजी को समझिए, बोलते हैं ना ऐसा। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है, ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है जो 80 साल का व्यक्ति होता है ना, 80 से 89 के बीच में। ठीक है। ड्वार्फ का मतलब देखो, अ पर्सन और थिंग मच स्मॉलर देन टिपिकल, यानी कि बौना। ड्वार्फ का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, जो यूजुअल हाइट से बहुत छोटा होता है। कोई भी पर्सन या कोई भी चीज, उसको बोलते हैं ड्वार्फ। क्रोनोलॉजी मतलब बताया था, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, मतलब जब आप इवेंट्स को अरेंज करते हो इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस, मतलब किस क्रम में वो अकर हुए। अकर का मतलब घटित हुए, अकरेंस का मतलब घटित होना, कि जिस क्रम में वो घटित हुए हैं उस क्रम में उसको लगाना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है पर्सन इन देयर 80s, जो 80 से 89 साल के बीच में जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन। क्या बोलते हैं, ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है। जहां पर भी ऑक्टो लग जाए तो ऑक्टो का मतलब समझ जाना क्या होता है, 8। ऑक्टो का मतलब क्या होता है, 8। ठीक है। इसी से बनता है ना ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है, a figure with 8 a figure with 8 sides, a figure with 8 sides, कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 8 साइड्स होती है। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। 8 साइड्स है कि नहीं है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका एक ऑक्टागन। क्या है आपका ये, ऑक्टागन, 8 साइड्स। ठीक है। समझ में आ गया। पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, आपकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन अगर बुरी है, बहुत बेकार है, तो उसको एक शब्द में अगर दिखाना हो तो आप क्या बोलोगे, कि क्या बोलोगे, इल फेटेड, इल हेल्थ, इल नेचर या इलिसिट। क्या बोलोगे, इल हेल्थ। इल हेल्थ का मतलब बुरा स्वास्थ्य, इल का मतलब बुरा होता है और हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, तो आसान था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इल नेचर मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग बैड टेम्पर्ड। अगर आप किसी को बोलते हो इल नेचर्ड, क्या बोलते हो, इल नेचर्ड, मतलब आप ये बोल रहे हो कि वो बैड टेम्पर्ड है, यानी कि उसका जो टेम्परामेंट है वो क्या है, बहुत बुरा है, यानी कि बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। बहुत जल्दी क्या होता है, गुस्से में। तो अगर आप किसी को इल नेचर्ड कहते हो मतलब वो बैड टेम्पर्ड है, मतलब उसको गुस्सा जल्दी आता है। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, यानी कि गैर कानूनी। ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ, कानून जो होता है ना उसको मना कर देता है, किसी चीज को फॉरबिड कर देता है, मना कर देता है। ये नियमों के अनुसार, ये कस्टम के अनुसार, कस्टम के अनुसार, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार अगर कोई चीज बैन कर दी गई है, कोई चीज मना कर दी गई है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अवैध। क्या बोलते हैं, अवैध, इलिसिट। इल फेटेड का मतलब क्या होता है, नॉट लकी। फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य। तो अगर आप किसी को इल फेटेड कह रहे हो मतलब उसका भाग्य ठीक नहीं है। अगर आप किसी को बोल रहे हो बेचारा इल फेटेड है, इल फेटेड का मतलब उसका जो फेट है, उसका जो भाग्य है वो ठीक नहीं है, यानी कि वो लकी नहीं है। नॉट लकी एंड एंडिंग सैडली, एंड एंडिंग सैडली स्पेशली इन डेथ और फेलियर। जिस बेचारे का अंत या जिसकी मौत बहुत बुरी तरीके से हो, या जिसका अंत बहुत बुरी तरीके से बहुत सैडली हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेचारा।
डेथ और फेलियर। जो बुरी तरीके से फेल हो, जिसकी बुरी तरीके से मौत हो, या जो बुरी तरीके से खत्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इल फेटेड, यानी कि बेचारे का भाग्य ने साथ नहीं दिया, बेचारा कितना दुर्भाग्यशाली था। बोलते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई डेथ कर जाता है, तो क्या बोलते हैं कि बेचारे का भाग्य ठीक नहीं था, बेचारा कितना दुर्भाग्यशाली था। तो इल फेटेड का मतलब आप कह लो इन शॉर्ट हिंदी में दुर्भाग्यशाली। ठीक है, दुर्भाग्यशाली। ओनली द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पटर्स, जो स्कल्पचर्स बनाते हैं, स्कल्पचर्स का मतलब मूर्तियां, जो मूर्ति बनाने वाले आर्टिस्ट होते हैं, जो स्कल्पचर्स बना रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? स्कल्पटर, खत्म बात। जो स्कल्पचर्स बना रहे हैं उन्हें स्कल्पटर बोलेंगे, हाँ कि ना। पेंटर होता है जो पेंट करता है, पर्सन हु पेंट्स पिक्चर्स और क्रिएट्स आर्ट यूजिंग पेंट एज अ मीडियम। या तो जो पिक्चर्स पेंट करता है, पिक्चर्स को बनाता है, पेंट करता है, या फिर जो क्या करता है? पेंट को यूज करके कोई आर्ट क्रिएट करता है, पेंट को यूज करके दीवार पे या कहीं पर कोई आर्ट क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं क्या? पेंटर। क्या बोलते हैं? पेंटर। ठीक है, आ रहा है समझ में? आर्टिसन का क्या मतलब है? अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को बहुत स्किलफुली तरीके से बनाता है, स्पेशली विद हिज हैंड्स, खास करके अपने हाथों से। तो कोई व्यक्ति जो अपने हाथ से किसी चीज को बना रहा है स्किलफुली तरीके से, उसके पास स्किल है उसको बनाने का, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आर्टिसन। मशीन का इस्तेमाल नहीं करता, हाथ से बनाता है, उसको बोलते हैं आर्टिसन। जैसे गांव देहात में बहुत सारे लोग होते हैं जो बांस का इस्तेमाल करके, बांस को छील के, बांस को कलर में करके बांस की टोकरियां बना देते हैं, और बांस के वो होते हैं ना, बीजने जो होते हैं, हवा करने वाला जो पंखा होता है वो बना देते हैं। तो वो सब क्या? आर्टिसंस है, वो सब क्या है? आर्टिसंस है। आ रहा है समझ में? पॉटर का मतलब अभी बताया था मैंने आपको, पर्सन हु मेक्स पॉट, नहीं तो वो पॉटर था, सॉरी, पॉटर है ये। अ पर्सन हु मेक्स पॉट, जो क्या करता है? बर्तन बनाता है, और डिशेज बाय शेपिंग एंड फायरिंग क्ले। मैंने क्या बताया था? जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने वाला होता है ना, आपने देखा होगा, एक चक्री सी होती है, उसके ऊपर मिट्टी रख के ऐसे ऐसे शेप देकर जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुम्हार। क्या बोलते हैं? कुम्हार। ठीक है, तो कुम्हार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉटर। जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है उसको क्या बोलते हैं? पॉटर। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब आप मुझे कमेंट करके, जैसे कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में मुझे आंसर लिख के दिया था। ठीक है, आप मुझे बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब आपको बताना है, ग्राफिटी का क्या मतलब है। एग्जाम में आया हुआ वर्ड है ग्राफिटी, बताओ। आप सभी को कमेंट करके बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिटी। ठीक है, जल्दी से, या अभी लिख दो, वीडियो को पॉज करके अभी लिख दो भाई। लिख दिया? स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से स्पेलिंग एरर हो गया, स्पेलिंग ठीक कर लेना, इसीलिए मैंने चेक किया। ग्राफिटी ये होता है, ग्राफिटी। ठीक है भाई, जल्दी से फटाफट से कमेंट में क्या कर दो? आंसर लिख दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिटी। एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। लिख दिया? चलो, ये समझ में आ गया, आर्टिसन, पेंटर और पॉटर। ठीक है, सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स, अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स, मतलब दो चीजों के बीच में कोई सिमिलैरिटी, जो एक जैसे फीचर के होते हैं, दो एक जैसे फीचर की कोई चीजें हैं, उनके बीच में जो सिमिलैरिटी होती है, ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, जिसके बेस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। भाई कंपैरिजन भी तो एक जैसी चीजों का ही होता है ना, बोलो हाँ कि ना। क्या मैं एक पंखे के साथ एक किताब का कंपैरिजन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अब मान के चलो मैं बोलता हूँ कि दो टेबल हैं, दो क्या है? टेबल है। ठीक है, इन दोनों का जो बेसिक नेचर है वो सेम है कि दोनों टेबल हैं? बोलो हाँ कि ना, ये दो टेबल्स हैं, दोनों का जो बेसिक नेचर है वो सेम है कि दोनों क्या है? टेबल है, यानी कि दोनों की एक जैसे फीचर है, दोनों के फीचर सेम है, दोनों टेबल है ना। ऑफ टू थिंग्स, दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी होगी, जिसके बेस पे आप इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। तो इनके बीच में कंपैरिजन करना पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि दो एक जैसी चीजें हैं, ऐसा तो नहीं कि एक अलग चीज है एक अलग चीज है। तो इनके बीच में जो सिमिलैरिटी होगी, उस सिमिलैरिटी को आप क्या बोल सकते हो? एनालॉगी। क्या बोल सकते हो? एनालॉगी। रीजनिंग के अंदर आपका एक चैप्टर भी होता है एनालॉगी, होता है कि नहीं होता है? उसमें क्या करना होता है, जैसे इस तरीके से आपको देते हैं, ये देंगे आपको 5, 125, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन देंगे, यहाँ पर देंगे आपको 6 दे देंगे, या फिर आपको यहाँ पर 4 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे देंगे क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछेंगे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता होता है कि जो इन दोनों में देखो सिमिलैरिटी होनी चाहिए, यानी कि ये वाला जो पेयर है और ये वाला जो पेयर है, दोनों में क्या होनी चाहिए? सिमिलैरिटी। और वही जो सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी को क्या बोलते हैं? एनालॉगी।
क्या बोलते हैं? एनालॉगी। सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि इनके बीच का रिलेशन देखना है, वही रिलेशन इनके बीच में होना चाहिए। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है कि ये जो है ना नंबर, ये इसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 64। क्या आ जाएगा? 64। तो दो चीजों के बीच में जो सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, उसी सिमिलैरिटी को क्या बोलते हैं? एनालॉगी। क्या बोलते हैं? एनालॉगी। ठीक है मेरे भाई। एमैल्गमेशन का मतलब क्या होता है? द मर्जिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स इनटू वन। मतलब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर एक बना देना, चाहे लिक्विड्स हो चाहे कोई और चीजें हो, उनको मिलाकर आप एक बना देते, उसको बोलते हैं एमैल्गमेशन। क्या बोलते हैं? एमैल्गमेशन। समझ में आ रहा है? जैसे एक लिक्विड में आपने चीनी घोल दिया, उसमें आपने नमक भी घोल दिया, यानी कि आपने क्या कर दिया? उसको एमैल्गमेट कर दिया, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में आपने मिला दिया। एपैथी का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, और एक होता है एंटीपैथी। तो जहां पर एंटी लग गया आप समझ गए कि अगेंस्ट की बात हो रही है। और एक होता है एपैथी। ये चार पैथी वाले याद रखो, पैथी वाले चार याद रखो। बना किससे होता है? पैथोस। पैथोस एक वर्ड का रूट है। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। ठीक है, तो जहां पर लग जाए सिंपथी, जहां पर क्या लग जाए? सिंपथी। पैथोस का मतलब फीलिंग होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो, तो वो जो ब्लड का सैंपल है वो कहां पर जाता है? वो जाता है पैथ लैब में। कहां पे जाता है? पैथ लैब में। तो लैब का मतलब तो लेबोरेटरी है, जहां पर किसी चीज का टेस्ट होता है। और पैथ क्यों आ रहा है? पैथ आ रहा है पैथोस से। आपके ब्लड या यूरिन को टेस्ट करके, ब्लड यूरिन को टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि इस समय आप क्या फील कर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है अभी, मतलब आपकी क्या बीमारी है। आपके फीलिंग को पता किया जा रहा है कि इस समय अंदर से आप कैसा फील कर रहे हो। तो फीलिंग को पता करने का काम किया जा रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? पैथ लैब। क्या नाम है? पैथ लैब। उसी से बना है सिंपथी। सिंपथी का मतलब होता है एक जैसी फीलिंग। सिंपथी का मतलब क्या होता है? एक जैसी फीलिंग। एक जैसी फीलिंग का क्या मतलब है? जैसे किसी ने कोई आपको आकर बताता है कि भैया आज उसने ना मुझे बहुत ज्यादा क्या किया, मुझे बहुत ज्यादा वो किया, क्या बोलते हैं उसको? रैगिंग की उसने मेरी बहुत ज्यादा। क्यों रैगिंग की? क्योंकि मैं मोटा हूं। क्योंकि मैं क्या हूं? मोटा हूं। वो आपको बात बता रहा है और आप मोटे नहीं हो, फिर भी आप उसे सहानुभूति तो कर सकते हो, उसके जैसी फीलिंग आप फील कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है ब्रदर, आई सिंपैथाइज विद यू। आपने उसको दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, दिल पे नहीं लेना। उसको बोलते हैं सिंपैथी करना। क्या करना? सिंपैथी करना। अब मान के चलो, ये जो होता है ना एम्पैथी, इसी का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्जन है। इसी का थोड़ा सा क्या? स्ट्रॉन्ग वर्जन। इसमें क्या होता है कि जो सामने वाले के ऊपर बीत रही है वो आपके ऊपर भी बीत चुकी है, और आप बिल्कुल उसके जैसा ही फील कर पा रहे हो, जैसे आप भी मोटे हो, और वो जो रैगिंग वो झेल के आया ना, वो रैगिंग आप भी झेल चुके हो। अब आप उसको क्या बोलोगे? भाई मैं तेरी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ, मुझे तेरी बात बिल्कुल दिल पे लग रही है, मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ, तो अब मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूँ? एम्पैथी कर रहा हूँ। अब मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूँ? एम्पैथी। और एंटीपैथी का मतलब तो क्या है? क्योंकि रोड पे पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो सिंपैथी करने का क्या मतलब होता? आहा बेचारे को चोट लग गई, कितना लग रहा होगा इसको भी, कैसा लग रहा होगा। एम्पैथी का क्या मतलब हो जाता कि आपका भी पहले हुआ था कभी एक्सीडेंट, और आप उसकी फीलिंग को, उसके दर्द को पूरा समझ पा रहे हो। एंटीपैथी का क्या मतलब हुआ? मर जा और चला तेज गाड़ी है। तो एंटीपैथी का मतलब अगेंस्ट वाली फीलिंग है। एंटीपैथी का मतलब क्या है? किसी के अगेंस्ट वाली फीलिंग आपके मन में होती है, दुश्मनी वाली फीलिंग होती है। और एपैथी का मतलब क्या होता है? ना अच्छी फीलिंग ना अगेंस्ट फीलिंग, कोई फीलिंग ही नहीं। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, देखा और चले गए, कोई फीलिंग नहीं, इसको बोलते हैं एपैथी। क्या बोलते हैं? एपैथी। चारों समझ में आ गया? अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका एंथुजियाज्म ही नहीं है, आपका कंसर्न, आपकी चिंता ही नहीं है, एपैथी है। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ क्लैरिटी और लैक ऑफ क्लियर मीनिंग। मतलब कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं है आपको, उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? एम्बिग्विटी। क्या बोलते हैं? एम्बिग्विटी। ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, या फिर कह सकते हो लैक ऑफ क्लियर मीनिंग। आपने कोई सेंटेंस बोला और सामने वाले को समझ ही नहीं आया कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, यानी कि आपकी जो बात थी वो क्या थी? एम्बिग्युअस। क्या थी आपकी बात? एम्बिग्युअस। या फिर कह सकते हो अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट। देखो एमबी आ रहा है मतलब बोथ, यानी कि दो। अ स्टेटमेंट विद टू मीनिंग्स, मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है ना जिसकी दो मीनिंग निकल रही हो, जिसकी दो मीनिंग निकल रही हो। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए वो क्लियर नहीं है, क्योंकि उसकी दो मीनिंग है, इसलिए क्लियर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई घर पे गेस्ट आया, आप अपनी वाइफ को या अपनी मम्मी को बोलते हो, अरे सुनो, ये सुनिए, 2 कप चाय बना लाना। ऐसे बोल रहे हो आप उसको, मेहमान इधर बैठा हुआ, इधर मुकर क्या बोल रहे हो? 2 कप चाय बना लाना, मतलब हाथ ऐसे हिला रहे हो, क्या बोल रहे हो? बना लाना। अब सामने वालों को समझ नहीं आ रहा कि बना के लाऊं कि नहीं लेके आऊं,
यानी कि एम्बिग्विटी हो गई यहाँ पर। क्या हो गई यहाँ पर? एम्बिग्विटी, यानी कि बात जो है वो क्लियर नहीं है, क्लियर मीनिंग नहीं दे पा रहा है, वो डबल मीनिंग निकल रही है उसकी, ठीक है। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, कल भी आया था ये, जो आप अपनी पत्नी को पैसा देते हो या अपने हस्बैंड को देते हो और पार्टनर को देते हो व्हेन द मैरिज इज एंडेड, जब शादी खत्म हो जाती है तो अपने पार्टनर को, पार्टनर छोड़ो पत्नी को ही दिया जाता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई पति को भी पैसा दे रहा है डाइवोर्स के बाद, पत्नी को ही दिया जाता है। तो कल भी आया था ये एलिमनी, बताया था, कल भी आया था एलिमनी, सेपरेट होने पे जो पैसा दिया जाता है सेटलमेंट के लिए। कॉम्पेंसेशन, रिकॉम्पेंस और मेंटेनेंस। कॉम्पेंसेशन तो आपको पता है, क्षतिपूर्ति के लिए पैसा देना। पेमेंट गिवन टू समवन टू मेक अप फॉर अ लॉस और इंजरी, मतलब आपकी वजह से किसी का लॉस हुआ या फिर किसी को इंजरी हुई, उसके बदले में उसके लॉस को पूरा करने के लिए या उसकी क्षति को पूरा करने के लिए जो आप बदले में पैसा देते हो, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेशन, ठीक है। जैसे कोई ट्रेन हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो सरकार मुंह उठा के चली आती है ना, क्या बोलती है? हम जितने भी परिवारों से कोई ना कोई, किसी न किसी की जान गई, हम सबको कॉम्पनसेशन देंगे इतने लाख रुपए का। इतने लाख में बंदा तो वापस नहीं आएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो कॉम्पनसेशन का मतलब क्षति को पूरा करने के लिए, लॉस को पूरा करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। ऑल क्लियर? रिकॉम्पेंस का क्या मतलब है? समथिंग गिवन टू समवन एज अ रिवॉर्ड और पेमेंट। कोई चीज जो आप किसी को देते हो एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पर देते हो, ठीक है, और पेमेंट, या फिर किसी चीज की पेमेंट कर रहे हो आप, या तो आप उसको इनाम के तौर पर देते हो या आपने उससे कुछ लिया था आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो उस पेमेंट को या उस इनाम को क्या बोलते हैं? रिकॉम्पेंस। क्या बोलते हैं? रिकॉम्पेंस। याद रखोगे, कोई चीज आप किसी को देते हो इनाम के तौर पर या पेमेंट के तौर पर, उसको बोलते हैं रिकॉम्पेंस, ठीक है। इसी कॉम्पेंस से बना कॉम्पेंसेशन, ठीक है। मेंटेनेंस, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन। बोलते हैं ना कि भैया मेंटेन करके रखो इसको। मेंटेन करने का मतलब कि जैसा वो है उसको वैसा रखो। मैंने बताया था टू कीप इन एग्जिस्टेंस। टू कीप इन एग्जिस्टेंस मतलब जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको वैसा का वैसा बना के रखो, उसको मेंटेन करके रखो, यानी कि उसे क्या करके रखो? गुड कंडीशन में उसको रखो, यानी कि जैसा है उसको वैसा रखो, मेंटेन करके रखो, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। स्पेलिंग याद रखना, बहुत बार मेंटेनेंस की स्पेलिंग एग्जाम में आ चुकी है। स्पेलिंग याद रखना, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो मेंटेन की जो स्पेलिंग होती है, मेंटेन की स्पेलिंग ये होती है, मेंटेन एक वर्ब है, ठीक है, मेंटेन ये एक वर्ब है। एग्जाम में कई बार क्या होता है ना, ऐसे दे दिया जाता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। बच्चों को लगता है कि मेंटेन तक तो ठीक है, इसी में जोड़ दो मेंटेनेंस बन गया, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। मेंटेनेंस ऐसे नहीं होता। मेंटेनेंस देखो यहाँ से चेंज हो जाता है, टी तक तो सेम रहता है, उसके बाद ए आई की जगह पर ई आ जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा याद रखना। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ वैन। मैंने कल भी बताया था कि जब गाड़ी में एक साथ कई सारे लोग ट्रैवल करते हैं, या पुराने जमाने में जानवरों पर, ऊंट घोड़ों पर बैठ के लोग ट्रैवल किया करते थे, है ना, तो उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे कारवां। क्या बोलते थे? कारवां। कल बताया था मैंने, कल भी आया था कि हम चलते गए कारवां बनता गया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? काफिला। जिप्सी, ब्रूड और कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब है? देखो, जिप्सीज का क्या मतलब है? पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डोंट हैव अ फिक्स्ड होम। ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई फिक्स अपना होम, कोई घर उनका नहीं होता, उन लोगों को बोलते हैं जिप्सीज। क्या बोलते हैं? जिप्सीज। ब्रूड का मतलब है अ ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स। जो पक्षियों के जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों का जो ग्रुप होता है, पक्षी के बच्चों का जो ग्रुप होता है, 4-5 बच्चे हैं ग्रुप के अंदर, उसको ब्रूड कहते हैं। या फिर एनिमल, या तो बर्ड्स कह लो या एनिमल कह लो, या तो बर्ड्स कह लो या फिर क्या कह लो? एनिमल। किसी जानवर के जो बच्चे होते हैं या किसी बर्ड के जो बच्चे होते हैं, उनका जो झुंड होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं ब्रूड। दैट बिलोंग टू वन मदर, और वो सारे एक ही मदर के होने चाहिए, ध्यान रखना, मतलब उनकी माता सेम होनी चाहिए, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ब्रूड। क्या बोलते हैं? ब्रूड। कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, सिंपल, तारों का समूह, फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई, और खास करके एक ऐसा ग्रुप जिसका एक पैटर्न बन रहा है, जैसे सप्तऋषि तारे जो होते हैं, सप्तऋषि का नाम आपने सुना होगा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से आसमान में 7 तारों का ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना, एक पैटर्न में होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। और जब बिना पैटर्न के केवल बोलो कि हजारों लाखों तारों का समूह, तो वो तो गैलेक्सी हो ही गया मेरे भाई, है ना। अगर एक फिक्स पैटर्न के साथ तारों के समूह की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। जैसे जो 7 स्टार का जो ये ग्रुप बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन है। क्या है कि ये? कॉन्स्टलेशन है। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज
ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हो ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स। मतलब ऐसी घटनाएं या तो वो रियल है या तो वो क्या है, फिक्शनल है। या तो वो रियल है या तो वो क्या है, फिक्शनल है। ऐसी घटनाओं के बारे में जब आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हो जो घटित होती हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे समय तक चलने वाली कोई घटना है, चाहे वो वास्तविक घटना है चाहे वो काल्पनिक घटना है, उस वास्तविक घटना के बारे में जो लंबे समय तक चली 10 साल 20 साल 30 साल, उसके बारे में जो आप कंप्लीट विवरण दे रहे हो, वर्णन कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, सागा। क्या बोलते हैं, सागा। जैसे बॉलीवुड में एक मूवी बनी है द मुंबई सागा, सुना होगा आपने। तो सागा क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि उसमें गैंगस्टर्स की एक लंबी चौड़ी कहानी बताई गई है कि कहां से गैंगस्टर की शुरुआत हुई, वो गैंगस्टर मरा, फिर एक दूसरा आया, उसके बाद एक तीसरा आया, मतलब एक लंबे समय की बात की जा रही है, एक रियल इवेंट को बताया जा रहा है डिस्क्राइब करके, और वो इवेंट जो एक लंबे समय में घटित हुआ है। तो जब आप किसी डिस्क्रिप्शन को देते हो तो एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो किसी वास्तविक या काल्पनिक घटना को दिखाए जो लंबे समय तक चलता रहा, तो ऐसे किसी डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं, सागा। क्या बोलते हैं, सागा। विटनेस का मतलब क्या है, विटनेस का मतलब गवाह, जिसने कोई क्राइम होते हुए, कोई अपराध होते हुए देखा हो। अ पर्सन हु ऑब्जर्व्स और सीज एन इवेंट एंड कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट, जिसने किसी इवेंट को क्या किया हो, देखा हो, और उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता है, उसको बोलते हैं विटनेस, यानी कि गवाह। जर्नल का क्या मतलब है, अ रिटन रिकॉर्ड और डायरी ऑफ डेली इवेंट्स। कोई भी रिटन रिकॉर्ड कह लो, या जो आप डेली की डायरी लिखते हो ना, डेली के इवेंट उसमें रिकॉर्ड करते हो कि आज ये हुआ, ऐसे हुआ, उसको बोलते हैं जर्नल। ये बेसिकली अकाउंट में यूज होता है, अकाउंटेंसी के अंदर इसको यूज किया जाता है। जनरल एक बुक होती है जिसके अंदर डेली का जो कितना खर्चा हुआ, कितना मतलब पैसा आया और कितना पैसा हमने पेमेंट किया, वो डेली का ट्रांजैक्शन इसके अंदर लिखा जाता है, इसको बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल, क्योंकि इसमें डेली का रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, डेली रिकॉर्ड, ठीक है। अकाउंट्स में यूज ज्यादा होता है ये। एक्सपीरियंसेस या थॉट्स, आपके डेली के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकता है, थॉट हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेली बेसिस पे होना चाहिए वो, उसको बोलते हैं जर्नल। केस स्टडी का क्या मतलब है, जैसे आप एक वकील हो, है ना, और आपके पास एक ऐसा केस आया मर्डर का जो बिल्कुल अनोखा है, लेकिन आपको लगा कि यार मैं इस केस को तभी जीत पाऊंगा जब ऐसा कोई ना कोई केस पहले हुआ हो, है ना, और अगर मैं उस केस को पढ़ लूं, उसके अंदर क्या जजमेंट दी गई थी, अगर मैं वो समझ जाऊं तो इसके अंदर मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो आप क्या करते हो, ऐसा केस ढूंढते हो और उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हो, इसको बोलते हैं केस स्टडी। क्या बोलते हैं, मतलब जो केस जिसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे हो उसी से मिलता जुलता कोई केस है, उसको आप उठाते हो और दोनों को क्या करते हो, मैच करके देखते हो, उसका अध्ययन करते हो, इसी को बोलते हैं केस स्टडी। अब इसको एक्सप्लेन में समझो। एन इन डेप्थ एनालिसिस, मतलब जब आप किसी को डेप्थ में क्या करते हो, एनालाइज करते हो, ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एनालाइज करते हो। ऑफन यूज्ड इन एकेडमिक और रिसर्च सेटिंग, मतलब या तो एकेडमिक में उसको यूज किया जाता है या रिसर्च के लिए लोग यूज करते हैं। टू एग्जामिन अ स्पेसिफिक केस और सिचुएशन, किसी एक स्पेसिफिक केस को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को, समझ में आया, उसको बोलते हैं केस स्टडी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड हैरिंग। हैरिंग का क्या मतलब है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन या ब्रेकर ऑफ आइडल्स या एयरप्लेन शेड या अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। तो ये इसका आंसर है। एक लंबा चौड़ा जो अग्रेसिव तरह का स्पीच होता है, लोगों को भड़काने वाला भड़काऊ भाषण जो होता है लंबा चौड़ा, उसको बोलते हैं हैरिंग। क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, हैरिंग। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, someone who is very strict about punishing bad behavior and making sure that rules or orders are obeyed, यानी कि पालन किया जाए। डिसिप्लिनेरियन का क्या मतलब हो, जो डिसिप्लिन बना के रखता है, और स्ट्रिक्ट है मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत स्ट्रिक्ट है, गलत करने पे यानी कि बैड बिहेवियर करने पे आपको पनिशमेंट भी देंगे और साथ साथ में इसका ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी रूल्स हैं और ऑर्डर्स हैं उन सबका पालन किया जाए, ठीक है। एयरप्लेन शेड का क्या मतलब है, कवर्ड एंड यूजुअली इंक्लोज्ड एरिया फॉर हाउसिंग एंड रिपेयरिंग एयरक्राफ्ट, मतलब एक बड़ा सा शेड होता है, ऊपर से कवर होता है, जहाँ पे एयरप्लेन वगैरह खड़े होते हैं, एयरप्लेन वगैरह खड़े होते हैं, यहाँ पर या तो खड़े होते हैं या फिर यहाँ पर रिपेयरमेंट के लिए लाया जाता है, उसको बोलते हैं एयरप्लेन शेड। सिंपल है, शेड का मतलब ऊपर से कवर्ड कोई जगह, शेड, हाँ कि ना। अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच, इसको क्या बोलते हैं, हैरिंग। क्या बोलते हैं, हैरिंग, ठीक है, बताइए दिया, आंसर यही है। द ट्रैफिक सर्जेंट प्रूव्ड through the test that Raj was under the influence of drugs and alcohol. Under the influence of drugs and alcohol. Under the influence का मतलब प्रभाव, of drugs and alcohol, मतलब अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स ले ले या कोई व्यक्ति दारू पी ले तो उसके इन्फ्लुएंस में आ गया ना वो, इसका मतलब क्या हुआ, या तो किसी ने ड्रग्स लिया हुआ है या किसी ने दारू पी हुई है। तो जब आपको इसको एक वर्ड में दिखाना हो
एक व्यक्ति जो ड्रग्स के नशे में है या जो दारू के नशे में है, अगर एक वर्ड में आपको बोलना हो कि वो व्यक्ति क्या है, ऐसे तो बोल दोगे नशे में है, लेकिन इंग्लिश में अगर एक वर्ड में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इंटॉक्सिकेटेड भी कई बार लोग बोल देते हैं, लेकिन एक वर्ड में अगर आपको बोलना हो तो बड़ा प्यारा वर्ड है इनएब्रिविएटेड। इनएब्रिविएटेड का मतलब क्या हो जाएगा? नशे में। क्या हो जाएगा? नशे में, या फिर कहते हैं ना पिया हुआ। बोलते ना कि सर जी ये तो पिया हुआ है, यानी कि ही इज इनएब्रिविएटेड, ही इज इनएब्रिएटेड, ही इज इनएब्रिएटेड, ठीक है, यानी कि पिया हुआ। देखो भैया, साइमनाइज का क्या मतलब है? टू शाइन और पॉलिश टू अ हाई शीन, मतलब किसी चीज को चमका देना या किसी चीज को पॉलिश कर देना टू अ हाई शीन, मतलब नेक्स्ट लेवल पे, स्पेशली विद वैक्स। वैक्स का इस्तेमाल करके जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चमका देते हो, उसमें चमक पैदा कर देते हो, उसको बोलते हैं साइमनाइज करना। क्या करना? साइमनाइज करना, ठीक है। पोक्ड का क्या मतलब है? हैविंग होल्स और हॉलो मार्क्स, या तो छेद होना या खोखले निशान होना ऑन द सरफेस। जैसे कि चंद्रमा के सरफेस पे, चंद्रमा के सरफेस पे आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे? होल्स दिखाई देते हैं और बहुत सारे हॉलो मार्क्स दिखाई देते हैं, देखने पे दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? तो उसको बोलते हैं पोक्ड। आप बोल सकते हो द मून इज पोक्ड, द मून इज पोक्ड, यानी कि मून के सरफेस पे बहुत सारे होल्स हैं और बहुत सारे क्या है? हॉलो मार्क्स है, ठीक है भाई, समझ में आया? अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, अभी आया था शुरुआत में कि जब आप पास्ट को लेकर सेंटिमेंटल हो जाते हो, पास्ट की मेमोरीज को लेकर याद करने लग जाते हो, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। रिपीट हो गया है तो मैंने क्या कहा कि पूछता ही है, अलग अलग तरीके से पूछता है और क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन अगर एक बार एग्जाम में आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, वही आएगा, ठीक है। हिस्टेरिया, एक्सट्रीम फियर, एक्साइटमेंट, एंगर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, मतलब बहुत ज्यादा या तो डर या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब कोई भी फीलिंग जो क्या है? कंट्रोल से बाहर है, अनकंट्रोल्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरिया। क्या बोलते हैं? हिस्टेरिया। समझ में आया? मेनिया का मतलब होता है पागलपन। मेनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन। एन एक्सेसिव एंथुजियाज्म और डिजायर, मतलब किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म या डिजायर हो, उसको बोलते हैं मेनिया। बहुत तरह के मेनिया होते हैं, ठीक है। आपसे एक मेनिया पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना क्या मीनिंग है। क्लेप्टोमेनिया, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्या लिख दिया मैंने? क्लेप्टोमेनिया। इसका मीनिंग जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, क्लेप्टोमेनिया का क्या मतलब है? यूफोरिया, अ फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, अत्यधिक जब आपके मन में एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस होती है तो उस अत्यधिक खुशी को, अत्यधिक एक्साइटमेंट को क्या बोला जाता है? यूफोरिया। यूफोरिया मतलब बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट किसी भी चीज को लेकर, उसको बोलते हैं यूफोरिया। क्या बोलते हैं? यूफोरिया। ऑल क्लियर भाई? ठीक है भाई, यूफोरिया समझ में आ गया। आगे देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में मछलियां जो एक साथ तैर रही हैं, तो मछलियों के ग्रुप को बेसिकली क्या बोलते हैं? शोल। पहले भी आ चुका है। आगे देखो, स्ट्रीम का मतलब है धारा, मतलब कोई भी, मतलब पानी की धारा है, नदी तालाब झील की जो धारा होती है उस धारा को स्ट्रीम कहते हैं। अ फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर, जो मतलब बह रही है। शीफ का मतलब है अ बंडल ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड पेपर्स, या तो बहुत सारा क्या हो? अनाज हो। जैसे अनाज की जब कटाई होती है तो अनाज को आपने देखा होगा एक साथ बांध दिया जाता है, बंडल बना दिए जाते हैं बड़े बड़े, तो उन्हीं बंडल को क्या बोलते हैं? शीफ। क्या बोलते हैं? शीफ, ठीक है, यानी कि ढेर। स्ट्रिंग का मतलब क्या? अ थिन कॉर्ड और थ्रेड, एक बड़ा ही नाजुक सा, कमजोर सा, पतला सा जो कॉर्ड होता है, जो तार होता है या फिर जो धागा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे गिटार के अंदर आपको पता है स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, स्ट्रिंग मतलब वो जो नाजुक सी, कमजोर सी जो वायर लगी होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग, ठीक है। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, एक सीक्रेट प्लान होता है जो किसी काम को करने के लिए बनाया जाता है और खास करके वो गलत काम के लिए बनाया जाता है, सीक्रेट प्लान। ऐसे सीक्रेट प्लान को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, यानी कि षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र, ठीक है। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और कंडीशनिंग आपको पता ही है, देख लो जल्दी से। अ प्लान ऑफ एक्शन, स्ट्रेटेजी का मतलब है भैया कि आप एक पूरा प्लान बनाओ एक्शंस का, डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव, किसी पर्टिकुलर गोल को या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एक प्रॉपर तरीके से प्लान बनाते हो कि मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जीएस पढ़ूंगा, उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा, फिर मैथ के क्वेश्चंस लगाऊंगा, दोपहर में नींद आती है इसलिए मैथ्स करेंगे ताकि नींद टूटी रहे, रात में आराम से करंट अफेयर पढ़ूंगा। तो ये आप क्या बना रहे हो? स्ट्रेटजी बना रहे हो। क्या बना रहे हो? स्ट्रेटजी। प्लानिंग का मतलब योजना बनाना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए प्लान्स बनाने को प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग या फिर किसी चीज को अरेंज करने के लिए पहले से ही जब आप प्लान बना लेते हो उसको बोलते हैं प्लानिंग।
कंडीशनिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग और इन्फ्लुएंसिंग समवन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी को ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, या किसी को इन्फ्लुएंस करते हो, किसी को इन्फ्लुएंस करते हो क्या करने के लिए, ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे। कंडीशनिंग की जाती है। जैसे होता है ना, जैसे आपको पता है कि मैं एक बच्चे को, मान लो मेरे घर में कोई बच्चा है और मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि बेटा वहाँ जाएंगे अंकल के पास, वहाँ ऐसे बिहेव करना, ऐसे बिहेव करना, उनसे पैसे मत मांगना, कुछ खाने के लिए दे तो मत लेना। यानी कि मैं उस बच्चे की कंडीशनिंग कर रहा हूँ। बच्चे की मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशनिंग, यानी उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उसको मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि वो एक किसी सर्टेन वे में बिहेव करे। किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं तो एक सर्टेन वे में बिहेव करे। कैसा बिहेव करे वो मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी बॉडी की कंडीशनिंग करते हैं, मतलब बॉडी को ट्रेन करते हैं ताकि जब वो स्टेज पे रहें, जब उनका कंपटीशन हो तो बॉडी उनकी कैसे रिफ्लेक्ट करे, तो वो अपनी बॉडी को उस हिसाब से ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं, यानी कि बॉडी की क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस, मतलब किसी काम को ना टालना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, टालना। किसी काम को टालना किस वजह से, या तो अपनी हैबिट की वजह से, जो आपकी लापरवाही वाली हैबिट है, या फिर अपने आलस की वजह से। तो इस टालने को पहले भी आ चुका, क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट। क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है। एक्सेलरेट का मतलब टू इंक्रीज द स्पीड, यानी कि स्पीड बढ़ा देना। हमारे बाइक्स के अंदर होता है ना एक्सेलरेटर, इस साइड एक्सेलरेटर होता है, उस साइड क्या होता है, कुछ नहीं होता, इस साइड केवल क्लच होता है, वो घुमाने वाला तो नहीं होता, घुमाने वाला केवल इधर होता है, उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं क्योंकि वो स्पीड को एक्सेलरेट यानी कि बढ़ाता है। लेसरेट का मतलब है टू टीयर और वुंड डीपली, किसी चीज को या तो फाड़ देना या फिर जख्मी कर देना डीपली, बुरी तरीके से, उसको बोलते हैं लेसरेट। रिक्यूपरेट का मतलब है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, टू रिकवर और रिगेन स्ट्रेंथ। रिकवर का मतलब होता है ठीक होना, रिकवर का मतलब क्या होता है, ठीक होना, या फिर रिगेन स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को वापस से प्राप्त करना आफ्टर एन इलनेस और इंजरी। कोई आपको इंजरी हुई या बीमारी हुई तो उसके बाद जो वापस से आपकी हेल्थ ठीक होती है, जो आप रिकवरी करते हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिक्यूपरेट। क्या बोलते हैं, रिक्यूपरेट करना। क्या करना, रिक्यूपरेट करना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में और ज़्यादा करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही है तो प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए जाना, और जो जो मैंने पूछा उसको कमेंट में बता देना। ठीक है भाई, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।